So today I am not going to start the new chapter. What I am doing is I will be solving few questions of my choice first of continuity, जो कि थोड़ा बहुत पोर्शन इधर उधर का जो अगर छूटा हुआ है या कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, एंड देन आई विल आस्क डाउट्स फ्रॉम यू. आई होप यू हैव सॉल्व्ड इन चैप्टर एंड 1A 1B. तो जब मेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितना मुझे कराना है, 5-7 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, एंड देन आई विल बी टेकिंग यूर क्वेश्चंस. ठीक है, तो दैट इज अवर प्लानिंग. I will start MOD और this differentiability together. MOD और differentiability दोनों साथ में ही चालू करेंगे, हम लोग साथ में चालू करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे. इस वीक में शायद एक और क्लास होगी अपनी, उस दिन चालू करेंगे. आई विल सी अगर मेरे पास इन चैप्टर के सॉल्यूशंस होंगे, तो शायद नहीं है. चलो हाँ, एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर भी लूंगा बेटा, नो इश्यूज. वी विल स्टार्ट दिस, उसके बाद एक्स्ट्रा भी लूंगा. एक बार आप सॉल्व कर लो, टच में आ जाओ. देखो, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की आपको आइडिया थी कि भाई अगर कोई फंक्शन अब इस टाइप का आ रहा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप लोग क्या कमेंट करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, इसकी तो हमको पता है. अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक ln ऑफ ग्रेटेस्ट सॉरी ln x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln ऑफ x. ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में मुझे बताओ कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ग्राफ. सबसे पहले तो जैसे इसमें क्या है, दिस इज f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x, राइट. तो एक फंक्शन है, उसकी डिसकंटिन्यूटी के बाद एक फंक्शन पे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे. या फिर फंक्शन है और उसमें मॉड लगा दिया है, आपको मॉड x की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी आइडिया है. अब कोई फंक्शन है g ऑफ x जो मॉड ऑफ f ऑफ x टाइप से लिख दिया है, मतलब f(x) का मॉड एक नए फंक्शन का मॉड है, राइट. तो उसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको बताना है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको किस तरीके से जज करोगे. जैसे क्वेश्चन अगर मैं लूं ln x का ही मॉड ऑफ ln x ले लो, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या बात करेंगे. तो देखो, सबसे पहले आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है जब x क्या होता है, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होता है. जब इंटीजर वैल्यू इनपुट डालोगे आप, उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. जैसे x इक्वल टू 1 2 इस टाइप के नंबर. तो डेफिनेटली ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब f(x) खुद खुद क्या होगा, इंटीजर होगा. ठीक है, अब जैसे कि आप इसकी बात करोगे ln x की, तो ln x आपके पास डिसकंटिन्यूअस कब होगा. तो ये थियोरेटिकल पार्ट में हम नहीं भी घुसे कि ठीक है, ये तो हम देख लेंगे कब डिसकंटिन्यूअस होगा. f(x) पे भी डिपेंड करेगा कि f(x) खुद कब कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है,
या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बहुत सारे फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा। बट जैसे एल एन एक्स की मैं बात करूंगा, तो एल एन एक्स का ग्राफ आपको पता है क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक होगा मतलब थ्रू आउट इंक्रीजिंग होगा। ये एल एन एक्स का ग्राफ होता है, करेक्ट। ये 0 है, ये 1 है। अब अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करना है, तो जैसे मैं 1 पे बात करता हूं, ई पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई पे इसकी वैल्यू होगी 1। व्हेन यू आर पुटिंग ई एक्स इक्वल टू ई, वैल्यू होगी 1। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एल एन एक्स की भी 1 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये ग्राफ बनेगा, राइट। और ई पे जैसे ही आएगा, ई पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अब वैल्यू चेंज होके यहाँ पे 1 हो जाएगी। और अब ग्राफ बनाओगे तो अब ये चलेगा, कहां तक जाएगा, जरा कोई मुझे बताएगा। कोई मुझे बताएगा कि ये जो कंटिन्यूटी अब कहां तक जाएगी, टिल विच पॉइंट दिस कंटिन्यूटी विल गो। इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 1 टू ई। ई पे वैल्यू 1 होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। एल एन ई की वैल्यू होती है 1, क्योंकि लॉग बेस ई है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जब होगी, जब तक ये वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में रहे। कहां पे रहे, 1 और 2 के बीच में रहे, तो ई स्क्वायर पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, +2 होगी। आ रहा है समझ में। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस डेफिनेटली बढ़ते जाएगा। ये 1 और ई के बीच का डिफरेंस है, ये ई और ई स्क्वायर के बीच का डिफरेंस है। ये वाला जो है वो ई स्क्वायर से लेके ई क्यूब तक का जाने वाला है, और बड़ा जाने वाला है, ई क्यूब तक जाने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप जब x इक्वल टू ई क्यूब पुट करोगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि जब भी एल एन एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही है, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। एल एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है, जैसे कि या तो 0 आ रही है, या 1 आ रही है, या 2 आ रही है, या 3 आ रही है, या 4 आएगी, टिल इनफाइनाइट तक ये सीन चलता रहेगा। अगर आप ये 1 से छोटी वैल्यू पे बात करोगे, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पे -1। अब बताओ जरा, -1 कब आएगी भाई, -1 कब आएगी, 1/e पे आएगी। 1/e, या बोले तो e रेस टू द पावर -1। फिर -2 कब आएगी, 1/e²। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/e², या बोले तो e की पावर -2, 1/e²। ये वैल्यू होगी e की पावर -1। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट विच पॉइंट, जरा मेरे को बताओ तो, क्या लिखूं मैं, डिसकंटिन्यूअस, राइट। हमको एल एन एक्स की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि एल एन एक्स तो खुद अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसीलिए हम उस पर बारे में बात नहीं कर रहे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, तो डेफिनेटली आपको थॉट देना पड़ेगा। एंड इसमें तो और दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग भी है। तो अगर मोनोटोनिक फंक्शन है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि सिर्फ जब ये इंटीजर होगा, उस टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, दैट्स ऑल। तो आप डिसकंटिन्यूअस यहां पे किस पॉइंट पे बोल सकते हो, जरा लिखो, मैं लिख दूं, ई की पावर के, ई की पावर के वेयर के बिलोंग्स टू, क्या लिख दूं, के बिलोंग्स टू सेट, के बिलोंग्स टू जेड। ये आ रहा है समझ में। तो बस अब आपको ओवरऑल अगर फंक्शन मोनोटोनस है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी केस ले लेंगे अभी अपन। अगर थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो आपको बस यही देखना है कि ये जो एल एन एक्स है, यह जो अंदर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स,
ये इंटीजर कब हो रहा है? तो भाई x की वैल्यू e की पावर k के लिए इंटीजर हो रहा है, दैट्स वाई e की पावर k पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और k फिर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये क्लियर है? चलो तो ये ln वाला मॉड ऑफ ln x बाद में करेंगे। पहले आप ऐसा करो, मेरे को कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी करके बताओ साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x की। और ऐसा करो जीरो से लेके पाई तक ही बताओ, जीरो से लेके 2 पाई के बीच में ही बताओ। हाँ ये करो, जिसको वो समझ में आ गया है मैं उसको एक बार और समझा रहा हूँ। देखो बेटा, ये समझ, ये ग्राफ समझ में आया आपको? सबसे पहले ग्राफ समझ में आना चाहिए बेटा। ये जो रेड में बना हुआ है ये मेरा ग्राफ बना हुआ है। आपको पता चलना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे पेन उठाने की जरूरत कहाँ कहाँ पड़नी चाहिए। ऐसा ग्राफ बनेगा। तो जैसे कि आपको पता है, जब ये ln x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 रहेगी, ये रेड वाला ग्राफ। जैसे ही ये 1 हो गया, ln x की वैल्यू 1 हो गई, अब ln x की वैल्यू 1 कब होगी भाई? तो ln x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू e। तो e पे वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही 1 हो गई, ln x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद ये 1 1 1 चला, कब तक चलेगा भाई साहब? जब तक यहाँ पे जो आउटपुट है वो 2 ना पहुंच जाए। करेक्ट? ये जब 2 पहुंच गया यहाँ पे, तो ये 2 पहुंच गया तो सडनली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जंप करके 2 पे चला जाएगा। राइट? और ये 2 कब पहुंचेगा? तो ln x 2 कब होगा? तो ln x 2 होगा x इक्वल टू ई स्क्वायर पे, नॉर्मल लॉग का कॉन्सेप्ट। तो ई स्क्वायर पे। फिर 3 कब होगा? ई क्यूब पे, एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 आया, 1 को आप ई की पावर 0 लिख सकते हो, इसके पहले ई की पावर -1, इसके पहले ई की पावर -2 पे, इस तरीके से ये क्या करता जाएगा, जंप करता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर के पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। जैसे ई की पावर 0, ई की पावर 1, ई की पावर 2, ई की पावर 3, यहाँ ई की पावर -1, ये ई की पावर -2 एंड सो ऑन। ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। अब मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो अंदर का फंक्शन है, या यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, ये एफ एक्स जिस टाइम पे इंटीजर होगा, जिस टाइम पे इंटीजर होगा उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैंने बस यही किया कि ln x को मैंने क्या ले लिया, k के बराबर ले लिया। जहां k कोई भी इंटीजर हो तो मैं बोलूंगा उस x के लिए जिसके लिए ln x इंटीजर वैल्यू होगी, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू ई की पावर k कर दिया। तो बस e की पावर k पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू होगी एनी इंटीजर, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में कुछ भी इंटीजर। क्लियर है अभी? अब ये वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। नहीं नहीं, वो तो डिस्टेंस अलग अलग होगा ना। देखो यहाँ पे क्या होता जाएगा, आप समझो। देखो ई की पावर 0 और ई की पावर 1 में जो डिफरेंस है, ई की पावर 1 और ई की पावर 2 में बड़ा डिफरेंस है, ई की पावर 2 और ई की पावर 3 में और ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, ई की पावर 3 और ई की पावर 4 में और ज्यादा डिफरेंस है। ये स्केल चेंज होती रह रही है। यहाँ पे जाओगे तो स्केल छोटी होती जाएगी। ये 1/e और 1/e² और 1 के बीच में और गैप कम होता जाएगा। ये गैप जो है, ये जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ती जाएगी ना। ई 1 से बड़ा है, ई की पावर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा आता जाएगा।
0 से पाई के बीच में कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन, ये आपको बताना है। हाँ, अबाउट द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन 0 to 2 पाई। अब जैसे इसका आपको निकालना है तो आप सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को क्या करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर लगा दो, तो ये √2 आ गया और ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ, अब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनता है? हाँ, यू कैन डायरेक्टली यूज इट। ये ग्राफ बनता है इसका, क्या होता है, शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो जाएगा बेटा? पाई बाय 4 से शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? यहाँ x प्लस पाई बाय 4 है तो साइन एक्स का ग्राफ है और साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 है तो कितने से शिफ्ट हो गया? पाई बाय 4 से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। ग्राफ इज द बेस्ट मेथड बेटा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू के लिए आप देखोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी √2, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके लिए √2। ठीक है, ये कब आएगी? ये आएगी पाई बाय 4 पे, ये 3 पाई बाय 4 पे आएगी। ये 5 पाई बाय 4 पे आएगी। ये 7 पाई बाय 4 होगा। और ये ग्राफ बनता, ये वाला जो पॉइंट है ये 9 पाई बाय 4 आएगा और यहाँ पे 2 पाई आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा बेटा। वो यार वो तो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे √2 वैल्यू आएगी और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी जरा मेरे को बताओ। 0 पे कितनी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू? 1 आएगी।
साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, √2 से √2 मल्टीप्लाई होके, ये √2 का फैक्टर है इसीलिए ये √2 गई है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत जगह 1 वैल्यू आएगी। ये 2 पाई पे भी वैल्यू 1 आएगी। अब आप ग्राफ बना दो। यहां से जब आप 0 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप x इक्वल टू 0 से आपको स्टार्ट करना है। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा कि आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो, ये पूरा साइन एक्स का ग्राफ बना लो और उसको पाई बाय 4 से शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब आप कुछ ऐसा कर दो, अगर आपको कुछ दिक्कत है ग्राफ बनाने में, ग्राफ तो वैसे आपको ये ग्राफ बना दिया आपने, ये ग्राफ बनता है आपका साइन एक्स का, करेक्ट। अब साइन एक्स के लिए जो आपका ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस होता है वो यहाँ पे होता है मिडिल पे, ये ओरिजिनल होता है ना साइन एक्स के लिए। नो इफ यू आर शिफ्टिंग इट बाय पाई बाय 4, पीछे की साइड में अगर पाई बाय 4 शिफ्ट कर रहे हो तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये जो पाई बाय 4 यहाँ पे पाई बाय 4 होगा उस पे लाइन बना देनी, ये इज इट इजी रहेगा। तो ये जो था इसके लिए पाई बाय 4 था, इसके लिए 0, बस इतना शिफ्टिंग आपको करना है कि ग्राफ को आपने उठा के पाई बाय 4 यूनिट पीछे हो गया। देखो ये बन गया यही वाला ग्राफ, खत्म काम। अब बस आपको ये √2 का फैक्टर है तो √2 का फैक्टर है तो √2 मल्टीप्लाई करना है, तो √2 मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलोगे यहाँ पे वैल्यू 1 होती थी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर एक वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई हो गई और कुछ नहीं। यहाँ पे वैल्यू 1/√2 होती थी तो अब 1 हो जाएगी। अब पाई बाय 4 आपने शिफ्ट किया ग्राफ पीछे की तरफ, तो ये जो पाई पॉइंट होता था ये पाई माइनस पाई बाय 4 होने वाला है। ये 2 पाई पॉइंट होता था तो ये 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 होने वाला है। ये पॉइंट यहाँ पे x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 होती थी तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 होने वाला है। बस इतना फर्क, हर एक में माइनस पाई बाय 4 का फर्क पड़ने वाला है ग्राफ, उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। अब अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे भाई साहब, तो ये 1 पे वैल्यू 1 रहेगी, ये √2 पे भी 1 होगी और ये चलते हुए आती जाएगी टिल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी क्या होगी 1 होगी। फिर जैसे ही 1 को क्रॉस किया 0 होगी, यहां तक 1 जाएगी, यहां तक 0 जाएगी। ठीक है, अब 0 से फिर स्विच कर जाएगी, स्विच कर जाएगी तो कहां पे जाएगी देखो, ये वैल्यू आपको पता है अब कौन सी है, -√2। ग्राफ अगर आपको कंफर्टेबल नहीं भी लग रहा है तो प्रैक्टिस करना है बेटा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफ आपको आगे भी बहुत जगह यूज आने वाला है। ये -√2 मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, दिस इज -√2, यहाँ पे कहीं पे -1 होगा। तो जब तक रिजल्ट आपके पास चलता रहेगा 0 से छोटा, यहां तक -1, यहां से जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे कितना आ जाएगा 2, और ये पूरा का पूरा -2 चलता रहेगा क्योंकि -1 से छोटा इनपुट है ये। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, यहाँ पे 0 आ जाएगा और कहाँ तक चलता रहेगा, और यहाँ पे सडनली फिर क्या हो जाएगा 1 पे स्विच कर जाएगा, यहाँ पे। तो फाइनली दिस इज द ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब देख लो कहाँ कहाँ पे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, खत्म कहाँ।
या कितने डिसकंटिन्यूटी आ रही है? यहाँ पे एक एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5वां पॉइंट, और ये 6ठा पॉइंट। अब ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, अब ये वाला पॉइंट आपको निकालना है, तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा? ये तो π/2 आएगा ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। क्योंकि π/2 जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, तो √2 कैंसिल होके 1 वैल्यू बचेगा, ये π/2 आ जाएगा। ये पाई आ जाएगा, ये हो गया 3π/4 भी आंसर हो गया। उसके बाद ये वाला आएगा, तो ये कितना आएगा? ये 3π/2 आना चाहिए, और एक ये 2π आना चाहिए, और बीच में एक ये 7π/4 आया हुआ है। बस इतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। यस रिया, बोलो बेटा। सर हम लोग ऐसे डायरेक्टली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज निकालेंगे, तो उससे हमको पता चलेगा कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर व्हेन इट इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1, और फिर हम डायरेक्टली उससे एक्स निकाल सकते हैं। उस केस में निकाल सकते हो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, शायद इधर तो वर्क करेगा, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब ये कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन हमको प्रॉब्लम देंगे। ओके, तो यहाँ पे वर्क करेगा बट मत नॉट कर, ऑलवेज। हाँ, नॉट ऑलवेज। आप अगर ये पॉइंट, अगर ये आ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली काम कर लो, उस इस केस में अवॉइड करो। ओके, सो ग्राफ इज द सेफर मेथड। हाँ, ग्राफ इज ऑलवेज द, इवन इफ दिस इज इंक्रीजिंग, तो ऑल्सो एनालिसिस के लिए ये इजी रहेगा मेथड आपके लिए। ओके सर, थैंक यू। Okay. हाँ, 5π/4 के लिए -√2 है, 5π/4 के लिए -√2 वैल्यू आनी चाहिए ना, ये -1 हो जाएगा बेटा। 5π/4 प्लस π/4 मिलके आ जाएगा तेरे पास 3π/2, साइन 3π/2 पे -1, -√2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, करेक्ट। चलो आगे करेंगे, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो गई। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मान लो आपके पास मॉड आ गया, तो क्या करोगे? इसके कंटिन्यूटी मतलब किसी भी ग्राफ में अगर आपको कुछ इस टाइप का दे दिया, तो अब एफ एक्स की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप लोग क्या, पहले आप सोच लो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं आपको।
तो देखो अब इस क्वेश्चन में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ln x का जो ग्राफ बनता है कंटिन्यूअस है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी कंटिन्यूअस। ln x मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बनाओगे तो क्या कंटिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसमें? अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड में क्या होता है, जब भी आप मॉड का ग्राफ बनाते हो बेटा तो क्या करते हो कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है दिस विल रिमेन एज इट इज, ये जो सॉरी पॉजिटिव वैल्यू है दिस विल रिमेन एज इट इज, नेगेटिव वैल्यू को आप कैंसिल करते हो और इसकी जगह आप इसका मिरर इमेज ले लेते हो पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इस पॉइंट का मिरर इमेज आपने यहाँ पे ले लिया, ये वाला कोई पॉइंट था उसका मिरर इमेज, मतलब ग्राफ टोटली क्या होता है एक्स एक्सिस में मिरर इमेज खोल लोगे। तो कंटिन्यूटी को क्या इस पॉइंट पे दिक्कत आने वाली है क्या? क्या कंटिन्यूटी को इस पॉइंट पे दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ग्राफ तो भाई ऐसा आ रहा था, ऐसा चला गया, तो कंटिन्यूटी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट द डोमेन, बोले तो 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो मॉड लगने से कंटिन्यूटी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मॉड विल नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू गाइस एज फार एज कंटिन्यूटी इज कंसर्न। डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम देगा, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। छोटी सी थी, इसमें तो कुछ था नहीं, नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू +1 and -1 when x belongs to q, when x belongs to q dash। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय q dash and q? व्हाट डू यू मीन बाय q and q dash? देखो एक और चीज, जिसने कंटिन्यूटी लिमिट्स, जिसका वीक भी है, कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, डिफरेंशियबिलिटी से लेक्चर अटेंड करना। डिफरेंशियबिलिटी में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए डिफरेंशियबिलिटी में, बट डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो दोनों टॉपिक में साथ में कंबाइन करके चलूंगा, तो आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफरेंशियबिलिटी में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, बट उसके चक्कर में छोड़ना मत, क्योंकि डिफरेंशिएशन से अलग दुनिया चालू हो जाएगी फिर। मतलब डेफिनेटली डिपेंडेंसी इसी पे ही है, क्योंकि डिफाइन ही हमने लिमिट के बेसिस पे ही किया हुआ है डिफरेंशिएशन को भी। बट ठीक है, वो नहीं भी पढ़ोगे आप तो डिफरेंशिएशन आपसे होगा। प्रीवियस पेज बेटा देखो, ये वाला। डन। तो देखो ये फंक्शन में ये होता है कि q जो हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। और ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो अब मुझे बताओ कि इसके कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो क्या मेरे को? हाँ, इंटीग्रेशन में ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाना चाहिए, मुझे ही पढ़ाना चाहिए ट्रैक में, इसी ट्रैक में आएगा इंटीग्रेशन भी। मतलब अभी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद में लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो एओडी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के 3-4 सब टॉपिक, एंड देन फिर इंटीग्रेशन। एओडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द होल कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई प्रिपरेशन बेटा। भले ही मास्टरी हासिल मत करना, बट एक लेवल तक कंटेंट को टच कर लेना,
मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम्स की आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम जेई मेंस की तैयारी करते हैं या जेई एडवांस की भी कोई तैयारी करता है तो 90% स्टूडेंट एट द एंड महाराष्ट्र सीटी पे आना पड़ता है। ये दैट्स अ फैक्ट, राइट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्योंकि अगर आप जेई मेंस की बात करो या जेई एडवांस की बात करो तो 50,000 सीट्स, करेक्ट, 40,000 या 30,000 सीट्स। फिर महाराष्ट्र सीईटी में भी आपको अच्छे कॉलेजेस आने ही हैं, तो उसका भी अपने आप का एक इंपॉर्टेंस है। भले ही एग्जाम इजी है, तो एग्जाम इजी है तो उसका भी इंपॉर्टेंस है, तो उसमें भी आपको मार्क्स तो अच्छे स्कोर करना पड़ेंगे। और अगर आप शुरू से ये चीज दिमाग में रख के प्रिपरेशन करोगे तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन लोअर लेवल ऑफ एग्जाम्स लाइक महाराष्ट्र सीईटी, बिट सेट। आपने हर एक टॉपिक को पकड़ के रखा हुआ है, आपने हर एक टॉपिक को पकड़ के रखा हुआ है, तो आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भले ही प्रैक्टिस हाई लेवल की मत करना, आपको भले ही 100% टॉपिक ना आता हो, 90%, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बेसिक पे ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम कॉम्पिट। इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई एडवांस और से जेई मेंस, फ्यू क्वेश्चंस फॉर जेई मेंस जिसमें क्वेश्चंस घुमा के आएंगे। इवन अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखोगे ना, 2-3 साल का, 2 साल का, जेई मेंस का लेवल उन्होंने नीचे कर दिया है रिलेटिव टू व्हाट दे वर आस्किंग अबाउट 5, 6, 10 years ago, राइट। और व्हाट दे आर टारगेटिंग राइट नाउ इज, क्या होता है कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, और जब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और उनकी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी है ना, उनका स्टैंडर्ड सिलेबस इज एनसीईआरटी। तो अब उसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, मान लो लिमिट ही पढ़ रहे हो, फंक्शन ही पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी में सारा तो गिवन नहीं है, एक लिमिटेड पोर्शन गिवन है, ठीक है। हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम तो काफी डिटेल में सारी चीजें पढ़ते हैं, मतलब हो सकता है हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि चीजों की अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, तो कुछ चीजें मुझे एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। बट ओवरऑल वो अंडरस्टैंडिंग जो आपको एग्जाम में नहीं आएगी, नहीं भी होगी तो भी चलेगा। तो इसीलिए मैं टारगेट, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिक आपकी पकड़ होनी चाहिए और एक लेवल तक की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। वो भले ही जेई मेंस हो या महाराष्ट्र सीईटी हो या बिट सेट हो या कोई भी एग्जाम हो, वो आराम से क्रैक हो जाएगी। भले ही आपको बड़े बड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता होगा। इनफैक्ट आप ये देखो कि अगर 30 क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ रहे हैं, तो आउट ऑफ दोस 30 क्वेश्चंस आई थिंक 16-17 तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर का इस तरीके से सॉल्व होता है, तो सॉल्व होंगे वो। Those question will not going to create much problem, and I'm telling 15-16 question भी if you are scoring, then it is very very good marks in maths। out of 25 का होता है ओवरऑल, 100 मार्क्स का हो रहा है। इफ यू आर स्कोरिंग 60-70 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, अगर तीनों में आपने 70-70-70 स्कोर कर लिए, 210-220 पे, तो आपकी रैंक काफी अच्छी आ जाती है जेई मेंस में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजों पे ग्रिप उस तरीके से हमको स्मार्टली पढ़ना है। हमको ये नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करना है कि 2 साल के लिए मैं तैयारी आईआईटी की कर रहा हूँ या जेई मेंस की कर रहा हूँ, वो नहीं। ओवरऑल 2 साल के बाद आपसे जब पेपर दोगे, महाराष्ट्र सीईटी का दो या जेई मेंस का दो या जेई एडवांस का दो, जो भी आप, वो पेपर आपसे सॉल्व होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम स्कोर आपका करना अहम होता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन एक ठीक लेवल तक भी है ना, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो बेटा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि महाराष्ट्र सीईटी की जो आपकी बोर्ड्स की बुक है, यू ऑल आर फ्रॉम द पेज जूनियर कॉलेज, महाराष्ट्र सीईटी का जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, और महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर दोगे, करेक्ट। और जेई मेंस का भी वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, जो कि 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो दोनों की प्रिपरेशन आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। महाराष्ट्र सीईटी बहुत इजी एग्जाम होती है, एज फार एज पेपर इज कंसर्न, बहुत इजी एग्जाम होती है। 200 में से आपको 180-190 स्कोर करना पड़ते हैं अच्छे कॉलेज लाने के लिए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा एडवांटेज दे के जाती है उस टाइप के एग्जाम, बट आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से होनी चाहिए। जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में भी आप 15-17 क्वेश्चन अगर आप अचीव कर रहे हो, तो महाराष्ट्र सीटी में आप 90% कर दोगे, एंड देन वो सफिशिएंट इनफ होगा। बिट सेट में आप 80-90% कर दोगे। तो प्रिपरेशन हमेशा आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक लेवल की प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करोगे तो सीखोगे कुछ नहीं, बट एनसीईआरटी आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आई आई वांट यू टू सॉल्व इट। आई मीन टू से कि अगर आपने लिमिट सॉल्व किया, कंटिन्यूटी सॉल्व किया, तो व्हाट आई वांट इज कि उसको एक बार आप सॉल्व कर लो, बस। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो, सोच के मत सॉल्व करो कि वो हो गया तो मेरा जेई मेंस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर वो हो गया तो जेई मेंस के आपके 60-70%, 60% क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए ये चीजों ध्यान, सिमिलरली आप महाराष्ट्र सीईटी की भी जो बुक है आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की, जैसे शायद लिमिट तो नहीं आपके 11th के सिलेबस में था, बट आई थिंक डिफरेंशिएशन अभी जो आएगा नेक्स्ट वो आपके 12th के सिलेबस में आएगा। तो डिफरेंशिएशन जैसे मैंने पढ़ाया, आपने कंप्लीट किया, प्रैक्टिस इन चैप्टर करी, एक्सरसाइज करी, उसके बाद में आप महाराष्ट्र बोर्ड का भी प्रैक्टिस कर लो ना, प्रैक्टिस कर लो, आपसे हो जाएगा वो। अगर अगर आपने बुकलेट करी तो आपका वो पॉइंट भी टिक हो गया कि नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर महाराष्ट्र सीईटी एज वेल। वो कंफ्यूजन, वो साथ में आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो गई, तो दोनों साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा। सिंगेज इज गुड बुक्स, पर सिंगेज जेई एडवांस वाली मत उठाना बेटा, सिंगेज जेई मेंस वाली आती है उसको उठाना। जेई एडवांस में 5 डिफरेंट बुक्स आती हैं, जेई मेंस के लिए एक ही बुक आती है, तो एक वाली उठाओ। ठीक है, तो वो चीजें, हाँ लेवल 1 के क्वेश्चन अच्छे हैं तो चलेगा बेटा वो। मतलब 1A 1B भी अगर आपने सॉल्व कर रही है तो ठीक है, 1C थोड़ा जेई मेंस के भी ऊपर चली जाती है अपनी, जो एक्सरसाइज 3 होती है आपकी किसी किसी चैप्टर में। 1 2 इज सफिशियंट इन महाराष्ट्र सीईटी लेवल 1, जेई मेंस लेवल 2, और जेई वो जो 3 एक्सरसाइज है एबव जेई मेंस, थोड़ा सा आप बोल सकते हो देयर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर एबव जेई मेंस लेवल, बट ठीक है 3 तक सॉल्व किया तो जेई मेंस के लिए और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। 2 तक किया है तो मतलब यू आर डिसेंटली प्रिपेयर्ड, और 1 तक किया है तो यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, बट फॉर महाराष्ट्र सीईटी यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो चलो उस पे तो अपन आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। बेटा सीईटी के लिए आप कुछ भी मत करो, अपनी बुकलेट ही करो, सीईटी कवर हो जाएगी। बुकलेट कर लो, लास्ट में आपका जो बोर्ड आपकी महाराष्ट्र सीईटी की बुक है वो तो आप यूं भी करोगे बोर्ड्स के लिए, उसको कर लो बस, प्रिपेयर्ड। और एक एनसीईआरटी कर लो बस, इससे ज्यादा आप अभी कुछ भी मत करो। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है तो आप सिंगेज उठा के कर सकते हो, सिंगेज जेई मेंस की। नहीं तो उसके अलावा आपको टाइम नहीं मिलेगा बेटा। बिट्स के लिए, बिट्स की एक बुक आती है बेटा, आर्यन पब्लिकेशन की बिट्स की एक मोटी सी बुक आती है, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने बुकलेट कर ली है तो वो बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। मतलब ओवरऑल अगर आपने बुकलेट कर लिए तो जेई मेंस तक की सारी एग्जाम सारी कवर हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आप बिट सेट की बुक आती है जैसे वो कर सकते हो, महाराष्ट्र सीटी के लिए आप बोर्ड वाली बुक, वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कवर्ड इन जेई मेंस, नो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और प्रैक्टिस अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली है, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक कर ली है, आपके बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस, और साथ में महाराष्ट्र सीटी की भी प्रैक्टिस, वीआईटी भी कवर, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो। जेई मेंस इज द सेकंड टफेस्ट एग्जाम यू कैन से आफ्टर जेई एडवांस फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस, राइट। तो बस ठीक है, अगर उसकी कर ली तो सारी हो जाएगी। नहीं, अरिहंत की जो बुक है बिट सेट की, वो डिसेंट क्वेश्चन है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं, उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो दैट विल हेल्प यू कि अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं तो सॉल्यूशन देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट। महाराष्ट्र सीईटी के कॉलेज, देखो कॉलेज की दुनिया, कॉलेज की आप बात करोगे ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो एक लेवल के बाद, अभी हम क्या करते हैं जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, या दूसरा कॉलेजेस हो गया, तो अब आप अगर आईआईटी लेते हो, मान लो जो रिसेंटली रिसेंटली बना हुआ आईआईटी है, अगर आप वो लेते हो, उसकी जगह आप एनआईटी, कोई सा अच्छा एनआईटी लेके अच्छी ब्रांच लेते हो, उसे कंप्यूटर साइंस एनआईटी त्रिची आपने लिया, एनआईटी वारंगल, या कहीं भी कंप्यूटर साइंस आपने ले लिया, और आप अगर कोई नए आईआईटी में कोई लोअर ब्रांच लेके जा रहे हो, तो स्कोप आपके पास यहाँ पे ज्यादा मिलेगा एनआईटी में। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द कॉलेज, डेफिनेटली द ब्रांड नेम ऑलवेज मैटर, ब्रांड नेम हमेशा मैटर करेगा। कि अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो एक आपको पहचान अलग से देगा थ्रू आउट योर करियर, प्रोफेशनल करियर, बट सिर्फ वो आपको काम नहीं देगा। मगर आप आईआईटी से हो और आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट गोइंग टू गिव यू एनी वैल्यू, या कहीं भी आप हो तो कोई वैल्यू नहीं देगा आपको ओवरऑल। आप आफ्टर सर्टन एज से 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट मैटर्स इज कि आपको, आप काम जो कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, अगर वो आप अच्छे से कर रहे हो और अगर आप आईआईटी से हो तो वो आपको एडवांटेज देगा। अगर आप काम खराब कर रहे हो और आप आईआईटी से हो तो वो मैटर ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ही कॉलेज की इंपॉर्टेंस ही आएगी, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो कॉलेज की इंपॉर्टेंस ही आनी ही नहीं है आपको, राइट। और अगर कोई खराब कॉलेज का बंदा है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू है। अब कोई, तो कॉलेज,
का कंपैरिजन सेकेंडरी आएगा हमेशा आफ्टर 5। ऑब्वियसली फर्स्ट जॉब के लिए कॉलेज मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से हो फर्स्ट जॉब के लिए, बट सेकंड जॉब के लिए, थर्ड जॉब के लिए कॉलेज डजंट मैटर। इफ आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो आप, मैं कहां से पास आउट हूं, क्या आपको समझ में आना चाहिए, मेरा काम क्या है, वो चीजें आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक है, दैट मैटर्स द मोस्ट राइट नाउ। क्लियर? तो डेफिनेटली द कॉलेज मैटर्स, बट इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग द वे यू आर डूइंग वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आपको कॉलेज चूज करना है, तो कॉलेज चूज करने में चीजें सोची भी जाती हैं, और दूसरी चीज ये भी सोची जाती है कि व्हेन यू आर चूजिंग कॉलेज, एक्सपोजर कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप मुंबई के कॉलेज में हो तो डेफिनेटली एक्सपोजर, जैसे आप 12th में आपने, बहुत सारे मुंबई के स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, जैसे आप मुंबई में पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली द एक्सपोजर रिलेटिवली इज मच मोर ग्रेटर कंपैरिजन टू अदर सिटीज, राइट? क्योंकि सिटी टू सिटी मैटर करता है। ऐसे कॉलेज के केस में भी होता है, मुंबई का जो कॉलेज आपको रहेगा वो एक्सपोजर ज्यादा देगा, दिल्ली का कॉलेज रहेगा एक्सपोजर ज्यादा देगा कंपैरिजन टू कॉलेजेस विच आर नॉट दैट मच गुड इन एक्सपोजर्स। अब जैसे आप वीआईटी की बात करोगे तो एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, भले ही वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं होगा आईआईटी एनआईटी या दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन, एक्सपोजर आपको देगा, बिट्स आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा देगा। तो अगर आपको कोई अच्छी ब्रांच वहां पे मिल रही है तो डेफिनेटली यू कैन प्रिफर इट। as far as going the line 10 years में it will not going to much impact on your career. If you are doing hard work consistently, you will be rewarded. तो ये चीजें, मैं आईसीटी मुंबई आई थिंक अच्छा कॉलेज है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट चीजों में। एडवांस के लिए कुछ भी मत करो बेटा, सिंगेज उठा के सॉल्व कर लो, अगर अपनी बुकलेट सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, बट अपनी बुकलेट आपको टफ लगेगी तो सिंगेज सॉल्व कर लो पहले। अगर बुकलेट सॉल्व कर रहे हो तो मैं पहले ही बोलूंगा सबसे पहले बुकलेट ही सॉल्व करो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व 70-80% ऑफ क्वेश्चन, यू आर श्योर इन जेई एडवांस, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं, क्योंकि इट इज ऑफ मच मोर लेवल कंपैरिजन टू सिंगेज एडवांस। बट आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 2-3,000 4,000, जो मेरे स्टूडेंट रहे 4,000, और जिन्होंने सिर्फ सिंगेज ही करी है जेई एडवांस वाली, उसके अलावा कुछ नहीं किया है, तो सिंगेज इटसेल्फ इज सफिशिएंट इनफ। और हमारी बुकलेट तो उसके थोड़े उसके ऊपर लेवल पे, तो मतलब टॉप 100 के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बस हमारा बुकलेट ही करना है। मतलब जो टॉप 100 में जिन्होंने स्कोर भी करी है वो भी यही बोलते हैं कि बुकलेट ऑफ पेस इज सफिशिएंट इनफ टू डू इट। हाँ, मेंस लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, मेंस क्या, जो आपकी मेंस की बुकलेट है उसमें मेंस लेवल या उसके अबव मिल जाएंगे आपको, और एडवांस की बुकलेट में एडवांस या उसके अबव मिल जाएंगे। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट योर एम, योर अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है बेटा जब आप क्वेश्चन, और एक प्रैक्टिस तो डेफिनेटली, हार्डवर्क तो अपनी जगह है, वो इंपॉर्टेंट है ही है हर एग्जाम के लिए, महाराष्ट्र सीईटी हो या आपकी वीआईटी हो या बिटसेट हो या जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, प्रैक्टिस हर जगह मैटर करनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े हैं, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो इसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में और कभी किसी दिन अपन बात करेंगे बेटा। आज अपन को ये चैप्टर पूरा पैक करना है, तो मैं पैक कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे। तो इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर अपन बात करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि आपको देख के इसको क्या समझ में आ रहा है। हाँ, किसी दिन और बात करेंगे बेटा, अभी तो अभी है टाइम, अभी तो अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो प्रोबेबली एंड तक लेना ही है मुझे, अगर ऐसा कुछ इशू नहीं आया तो हम लोग बात करेंगे जब आपका टाइम आएगा, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, कॉलेजेस के बहुत सारी चीजों की। तो देखो, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूं इस केस में, हाँ, मैं एक सेशन लेने का सोच भी रहा था कि हम लोग बात करते हैं चीजों में, क्योंकि अब 1 साल की प्रिपरेशन हो गई आपकी, बहुत सारे कंफ्यूज भी होंगे, क्या करें, आपका माइंड भी चेंज हुआ ही होगा, थोड़ा माइंड उठ गया होगा पढ़ाई से, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो पढ़ाई से मन भी उठ जाता है कि 10th तक हम अच्छे स्टूडेंट होते हैं, 11th में बहुत हालत खराब हो जाती है हमारी, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उड़ जाता है। चीजें किस तरीके से डिफाइन करें, किस तरीके से सोचें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड सेटअप क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक सेशन अपन बात करेंगे, किसी दिन बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, किसी दिन इन चीजों से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल,
कीपिंग योर माइंड हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतना प्रिपरेशन कर लें कि हमारा दिमाग ही खराब हो जाए, या इतना टेंशन ले लें कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, तो ओवरऑल दैट आल्सो डजंट मेक एनी सेंस, दैट विल नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रोडक्टिविटी इन द लाइफ, इन लाइफ। तो दैट्स व्हाई उतना भी हमको नहीं होना। हम दो वर्ड यूज करते हैं जनरली, एक सिंसियरिटी यूज करते हैं, और एक एक सिंसियरिटी होती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, इट्स अबाउट सिंसियरिटी, राइट। उसको इतना सीरियसली मत लो, तो सीरियसली मत लो, सिंसियरली लो किसी भी चीज को। सिंसियरली लो कि मुझे सिंसियरली पढ़ाई करनी है, सीरियसली मत लो, क्योंकि अगर आपने सीरियसली लिया तो बहुत दिक्कत, बहुत प्रेशर माइंड पे आ जाता है। वो प्रेशर क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्या कहीं भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो, सिंसियरली पढ़ो कि मुझे पढ़ना है भाई, मैं पढ़ूंगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, सिंसियर है, बट वो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत टेंशन आ जाता है दिमाग में। आई कैन अंडरस्टैंड, आई वेंट थ्रू दैट फेज एज वेल। तो बहुत सारी टेंशन, और पर्टिकुलरली जो इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं होते, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो वो अपने आप की लड़ाई होती है, जो अपने आप को हम खुद ही जानते हैं कि हमको उससे कैसे लड़ना, मतलब कैसे लड़ रहे हैं हम। नो वन कैन अंडरस्टैंड इट। और उसमें आपको सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना है। आपके पेरेंट्स या आपके आस फ्रेंड्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे, बट इवन यू आर इन दैट स्टेज कि आप बता भी नहीं पाओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उतना माइंड सेटअप नहीं कर पाओगे। तो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल आप सिंसियरली काम करो, टेंशन मत लो, किसी भी चीज का टेंशन मत। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फाइनली यही होता है बेटा। थ्रू आउट द करियर यही होता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जो होगा उसमें हम रास्ता निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिंपली। बट हाँ, हार्डवर्क करना मेरा काम है। 2 साल की प्रिपरेशन के बाद मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने बहुत टाइम पास किया, मैंने सिंसियरली प्रिपेयर नहीं किया। यू शुड बी हैप्पी बाय योरसेल्फ कि ठीक है, मैं मुझसे खुश हूँ, कि ठीक है, मेरे से जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने करी, रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, जो जैसा भी आएगा हम आगे फाइट मार के आगे बढ़ जाएंगे, खत्म। इस तरीके से माइंड सेटअप करके आगे बढ़ना। चलो, बहुत बातें हो गई है यार आज हमारी इधर उधर की, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस। अब सिर्फ आगे बढ़ेंगे अपन। +1 और प्लस माइनस, -1 में बोल रहा हूँ आउटपुट। तो अगर मैं x = 1 यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा बेटा, बताओ। x = 1 लूंगा तो आउटपुट कितना आएगा? +1 आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि q है रेशनल नंबर है, 1 इज रेशनल नंबर। +1, अगर मैंने यहाँ पे 0.9 लिया, तो भी आउटपुट कितना आएगा? +1 ही आएगा। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आने वाले हैं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आने, इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आने वाले, तो इनफाइनाइट नंबर रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे? वो रेशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर अगर आपने पिक किया, तो उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करने वाले और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाई करने वाले। तो मुझे बताओ कि इसके बीच में क्या ये ग्राफ -1 पे भी आएगा? जैसे ये 1 है, 1 पे, 1 पे एग्जैक्टली 1 पे तो 1 ही होगा। बट 1 से छोटे पे मैं इसको -1 प्लॉट करूं, 1 से छोटे पे मैं -1 प्लॉट करूं या +1 प्लॉट करूं, +1 प्लॉट करूं या -1 प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करूं, मुझे नहीं पता। क्योंकि 1 के पास में जब मैं बात करता हूं, तो 1 के पास में उसके नेबरहुड में बात करता हूं, और नेबरहुड में वो नंबर रेशनल भी हो सकता है, वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है। मैंने कोई भी दो नंबर आपको दिए, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उस पे उन दोनों के बीच में कोई नंबर लाई नहीं करेगा, इनफाइनाइट नंबर्स लाई करेंगे। तो इनफाइनाइट टाइम्स +1 और -1 आउटपुट मिलेंगे। जो भी दो नंबर, आप बहुत क्लोजेस्ट नंबर भी ले लोगे, तो इनफाइनाइट बार +1 आएगा बीच में और इनफाइनाइट बाय -1 आएगा। तो यार ये ग्राफ क्या कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? चांस बन रहा है इसका, कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते हम इस ग्राफ के लिए। क्यों नहीं कर सकते? कि आप +1 पे लाओगे कि -1 पे लाओगे, राइट? तो इसीलिए हम इस ग्राफ को बोलेंगे कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस थ्रू आउट। ठीक है, अगर आपको +1 और -1 आउटपुट मिल रहा है, तो ये थ्रू आउट डिसकंटिन्यूअस होना है। क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर जहां इनपुट दे दिए, तो इतना कंफ्यूजन होना है कि रेशनल इरेशनल नंबर, तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। तो वो +1 आउटपुट पिक करूं, -1 आउटपुट कर पिक करूं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होने वाला है आपके पास? डिसकंटिन्यूअस होने वाला है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू R। ऐसा एक आधा क्वेश्चन है आपके बुकलेट में, आई थिंक।
हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप रेशनल नंबर इनपुट ले रहे हो, if you are taking the rational number as input, the output is +1, and if you are taking irrational number, then the output is -1. तो +1 और -1 के बीच में आपको आउटपुट में फ्लक्चुएट करना है, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर को आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो। एक नंबर आपने 1 लिया, 1 के आसपास आप रेशनल और इरेशनल नंबर कुछ भी मान सकते हो, कोई 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 लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि नेबरहुड की बात करते हैं तो हम इनफाइनाइट नंबर्स की बात करते हैं जो x इक्वल टू 1 के आसपास है। तो अब उनमें वो रेशनल भी और इरेशनल भी है, तो आउटपुट आप +1 भी ले सकते हो और -1 भी ले सकते हो। तो आउटपुट फ्लक्चुएट करेगा +1 और -1 के बीच में, कि +1 आएगा या -1 आएगा, +1 आएगा माइनस। तो आप देखोगे तो ये फंक्शन की आप कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर पाओगे, आप पेन कंटिन्यूअस थोड़ी बना पाओगे, पेन को कंटिन्यूअस थोड़ी रख पाओगे आप ग्राफ बनाते टाइम पे। तो दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस थ्रू आउट द डोमेन। अब जैसे ये क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, f(x) इज इक्वल टू x एंड x²। अगर मैंने आपको ये ले लिया, x बिलोंग्स टू q डैश और x बिलोंग्स टू q। अब इसमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप मुझे बात करके बताओ कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डेफिनेटली जैसे आपने अगर बात करी x इज इक्वल टू 9 की इस ग्राफ में, x इक्वल टू सपोज 2 के लिए बात करी, तो x इक्वल टू 2 के लिए जब आपने बात करी, तो x इक्वल टू 2 जब आपने लिया, तो आपके पास आउटपुट जो है वो x² देगा, x² देगा, तो आउटपुट आपके पास 4 देगा। बट जैसे ही 2 के क्लोज इंटरवल्स में आप बात करोगे, इसके नेबरहुड में बात करोगे पूरे में, तो भाई जब नेबरहुड में बात करूंगा तो मेरे पास q डैश भी आउटपुट हो सकता है, करेक्ट। x इक्वल टू x इक्वल टू इरेशनल नंबर भी हो सकता है, तो इरेशनल नंबर में 2 पे आउटपुट 2 के अराउंड आते जाएंगे, क्योंकि वैल्यू x है। तो आउटपुट जो है, जो इनपुट है वही आउटपुट आते जाएगा। तो 2 के पास के इनपुट है तो 2 के आसपास के आउटपुट आपके पास आने लग जाएंगे। यहाँ पे इससे कुछ आउटपुट आएंगे। जब भी रेशनल आएगा आपके आउटपुट यहाँ पे आने लग जाएंगे, 4 के आसपास आने लग जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो डेफिनेटली ये डिसकंटिन्यूअस ही होने वाला है। x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, क्योंकि कभी आउटपुट यहाँ पे आएगा, मतलब ये कभी आउटपुट 2 के अराउंड आएगा जब आपको ये वाला पार्ट आएगा, और जब ये वाला पार्ट आएगा, मतलब आपने रेशनल लिया है, तो आपके आउटपुट 4 के अराउंड आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं बन पाएगा। बट अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूं, x इक्वल टू 1 पे दोनों के आउटपुट देखो आप बेटा क्या आएंगे। x इक्वल टू 1 पे मेरे को आउटपुट बताओ कितने आएंगे। दोनों के 1 आएंगे, इसके भी 1 आएंगे, 1 के आसपास के इनपुट जो रहेंगे, ये 1 पे 1 आया, मान लो इसने इसने 1 पे 1 दिया। अगर आपने 1 के नेबरहुड के इनपुट डाले, आपने इनपुट यहाँ के डाले 1 के नेबरहुड के, तो या तो आउटपुट ये वाला फंक्शन देगा या ये वाला देगा, राइट। डिपेंड करेगा कि रेशनल है कि इरेशनल। इरेशनल है तो 1 के आसपास ऐसे आउटपुट मिल जाएंगे, और रेशनल है तो भी 1 के आसपास आउटपुट, मतलब आउटपुट आपको यहीं पे मिलेंगे। डेफिनेटली ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे, क्योंकि x² और x की वैल्यू डिफरेंट है। बट जहां पे x² इक्वल टू x आएगा, वहां पे आप बोल सकते हो कि अप्रोचिंग वैल्यू सेम आने लग जाएंगी दोनों की। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जब भी x² इक्वल टू x आएगा, उस पॉइंट पे ये फंक्शन f(x) जो है वो कंटिन्यूअस होगा। रेस्ट सारे जैसे x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 पे भी दोनों आउटपुट दोनों के सेम 0 को अप्रोच करते हुए आएंगे। तो यहाँ पे भी x। तो ओवरऑल अगर अगर आपको इस टाइप का ग्राफ दिया जो q और q डैश में डिफाइन किया हुआ है, तो अगर आपको कंटिन्यूटी की बात करनी है तो आप सिंपल ये करना है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्वल जिस x के लिए आ रहे हैं उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने वाले हैं, रेस्ट सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होने वाले हैं। x और x² बराबर होते हैं x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 1 पे। तो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड 1, रेस्ट सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 एंड 1, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एंड एट 0 एंड 1 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको आया ना कि q और q डैश में डिफाइन है, तो व्हेन दिस टू पार्ट आर इक्वल, एट दैट
दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। लास्ट प्रीवियस ग्राफ में आप देखोगे ये दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकते थे +1, तो थ्रू आउट आपको एक्स बिलोंग्स टू आर पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा था ग्राफ। ठीक है, ऑसिलेटरी बोल सकते हो, राइट। हाँ, उस पे मैं बात करूंगा। करेक्ट रिया। मतलब ओवरऑल ये दोनों फंक्शन जो हैं, आप जो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो क्यू और क्यू डैश के लिए, ये बराबर होने चाहिए। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। दैट इज द ओवरऑल कंक्लूजन, दैट्स ऑल। हाँ, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 ओनली। चलो, अब मैंने कोई फंक्शन मान लो डिफाइन किया हुआ है, कोई भी फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है, या फॉर दैट सेक एनी फंक्शन। हाँ, करेक्ट, शुभ, करेक्ट। एनी फंक्शन, नॉट ओनली एक्स स्क्वायर, एनी फंक्शन। अब इसके कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि भाई साहब इसकी डोमेन क्या है, इंटीजर्स। अब जब आप ग्राफ बनाने जाओगे इसका, तो आप क्या करोगे, कोई भी फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, या ln x हो, या कुछ भी हो, 1 2 3, 1 पे वैल्यू जो भी आई 1 आ गई, 2 पे वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, 3 पे 9 आ गई, जो भी वैल्यूज आ गई। अब कंटिन्यूटी की जो फीलिंग है, कंटिन्यूटी की जो फीलिंग है वो क्या फीलिंग है, वो तो हम जब बात करते हैं ना यार, जब 1 के आसपास फंक्शन डिफाइन है, तो भाई साहब कंटिन्यूटी की बातचीत करेंगे। कंटिन्यूटी का लॉजिक आप सोचो ऑन ए ब्रॉडर सेंस, अगर आप डेफिनेशन छोड़ भी दो, ऑन ए ब्रॉडर सेंस अगर आप कंटिन्यूटी का लॉजिक देखो भी यार, फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात तो वहीं करेंगे जहां पे वो नेबरहुड में डिफाइन है। अगर एक्स इक्वल टू 1 के नेबरहुड में डिफाइन है तो ही कंटिन्यूटी की बात करेंगे। अगर डिफाइन ही नहीं है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, तो कंटिन्यूटी की क्या बातचीत करेंगे। तो हम इस केस में क्या बोलते हैं कि अगर इस टाइप का जो भी केस आता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन है, वो डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस है। क्योंकि ना तो इसमें एलएचएल का कोई सीन आ रहा है, ना तो इसमें कोई आरएचएल का सीन आ रहा है, कोई सीन ही नहीं है। आप बस एक नंबर पे डिफाइन करके बढ़ लिए हो, फिर एक नंबर पे डिफाइन किया, फिर एक नंबर पे डिफाइन किया, तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फॉर अगर ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइन किया जो नेचुरल नंबर से कुछ आउटपुट के सेंस में डिफाइन किया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। दैट इज व्हाट। हाँ, इसका कुछ हायर मैथ्स में कोई लॉजिक होता है, होता होगा डेफिनेटली, अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसको डिफाइन किया हुआ है, अपनी बुक्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कभी भी नेचुरल नंबर या ऑल द इंटीजर से हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये नॉलेज आप अपने दिमाग में रख लेना कि अगर ऐसा कोई फंक्शन आ रहा है Z2 आ रहा है, अगर ये n की जगह आप सिर्फ इंटीजर ले लो,
तो भी वो फंक्शन क्या आएगा, थ्रू आउट कंटिन्यूस बता देंगे उसको। कंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर बोलेंगे डेफिनेटली, कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट रहेगा हमारा कि कंटिन्यूस एट हाँ, तो जैसे कि अगर फंक्शन आपने डिफाइन किया है कि सिर्फ इन्हीं वैल्यू पे डिफाइन किया हुआ है, हाँ, इसे पूरी रेंज के लिए डिफाइन नहीं किया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज के लिए डिफाइन किया हुआ, मतलब एक इंडिपेंडेंट वैल्यूज के लिए डिफाइन किया हुआ है, जिसमें आपस में आपने क्या किया है, 1 और 2 के बीच में डिफाइन है, सिर्फ 1 और 2 पे अपना आउटपुट है, 3 पे फिर अपना आउटपुट है, -1 पे अपना आउटपुट है, -2 पे, -3 पे, इस तरीके के आउटपुट है। तो इन दैट केस व्हाट वी कॉल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। हाँ, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते ना, 1 और 2 के बीच में क्यों बात करेंगे, वो डिफाइन ही नहीं किया भाई, उसने बोला ही नहीं है मुझे कि 1 और 2 के बीच का सीन क्या है। अगर मैं यहाँ इंटीजर भी लूँ या नेचुरल नंबर भी लूँ, तो 1 और 2 के बीच का क्या सीन है मैं बात ही नहीं कर सकता। ये वही टाइप की बात है जैसे मैंने बात करी थी कि डिसकंटिन्यूटी में अगर आपको ये स्टेटमेंट बोलूंगा कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ ln x एट x इज इक्वल टू -1, हाँ वो समझ में नहीं आएगा, वो हमने डिफाइन कर दिया है कि नहीं, अगर ये वाला केस होगा तो हम इसको कंटिन्यूस बोलेंगे बेटा। हाँ, अगर ऑल द रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू है फिर तो अपना नॉर्मल कंटिन्यूस ही आ चुका है बेटा। अगर ये डोमेन में ऐसी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, अगर इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, तो डेफिनेटली फिर तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन आ गया। उसकी बात वही करेंगे जैसे हम अभी तक सारे कंटिन्यूटी की बात करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ln x एट x इक्वल टू 1 पे कुछ नहीं है मेरे पास इस पे बात करने के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि x इक्वल टू -1 जो है, -1 पे डिफाइन नहीं है। चलो नहीं डिफाइन है तो भी हम डिसकंटिन्यूटी की बातें करते हैं, राइट? हम जैसे 10x है तो 10x की हम x इक्वल टू π/2 पे डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि x इक्वल टू π/2 के नेबरहुड पे 10x डिफाइन होता है, x इक्वल टू -1 के नेबरहुड पे भी ये डिफाइन नहीं है। तो हम इसकी बात ही क्यों करें कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -1, डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है, और डोमेन में नहीं होने के साथ में इसके नेबरहुड पे भी डिफाइन नहीं है, करेक्ट? तो वो एक लॉजिक है कि हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी, मतलब ये चीजें ऐसी है कि इनका सेंस ही नहीं बनता है कुछ, ठीक है? तो ऐसे ही इसीलिए हमने उसी टाइप से इसको भी कर दिया है कि अगर इस टाइप का फंक्शन आएगा तो आप इस तरीके से उसको आउटपुट दे सकते हो, ठीक है? तो कभी भी आपको शीट आप उठाओगे ना, आपकी शीट में लास्ट क्वेश्चन है बेटा, शीट 2 में यही क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक्स रेज टू द पावर 2005 प्लस 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2005। तो अगर मैंने इसका बोला कि देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, अगर मैंने इसका कोई क्वेश्चन बोला कि नो सॉल्यूशन, या मैंने कुछ ऑप्शन दिया कि कंटिन्यूअस थ्रू आउट या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट कुछ, मतलब कुछ इस तरीके के ऑप्शन हुए कि एटलीस्ट वन रियल वैल्यू, तो मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में आपको इसके बात करनी है कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसका। तो हम इसको किस, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, एक्स इक्वल टू इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, एक्स रेस टू द पावर 2005 है, प्लस 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या 2005 के बराबर कभी कभी होगा क्या? तो क्या इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे क्या?
देखो इसमें आप ये बात करो, अब इसमें आप क्या बात करो, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। अगर मेरे पास फंक्शन ये है, एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरे पास फंक्शन ये है एक्स रेस टू द पावर 2005 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर आप f0 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? अगर मैं इसको fx नाम दे देता हूँ, f0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, राइट? और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 रेस टू द पावर 2005 प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ऑफ 2 रेडियन, यही आएगी। क्लियर? तो भाई जब x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, तो 2 पे वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है इसकी, और 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, है ना? ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अच्छा, मेरे को इसके ग्राफ के बारे में बताओ, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा थ्रू आउट? क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा? क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस होता है? एक्स रेस टू द पावर 2005 पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है। साइन स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअस होता है, बट प्रॉब्लम आ जाती है जब डिनोमिनेटर में, तो भाई साहब इसने 1 को ऐड कर दिया तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, कभी 0 हो नहीं सकता। तो ओवरऑल ये भी पूरा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस ग्राफ का एडिशन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ही होगा। अब मेरे पास एक थ्योरम थी जो कि मैंने आपको बताई थी, मीन वैल्यू थ्योरम। आपने जब यहां से ग्राफ बनाना चालू किया भाई साहब, यहां तक ग्राफ लगाया, तो आप कहीं भी इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, कुछ भी हुए, या थ्रू आउट इंक्रीज ही चलते हुए कैसे भी गए, क्या इसकी बीच की वैल्यू, ये जो बीच की वैल्यू है, कभी ना कभी किसी ना किसी इनपुट के लिए आउटपुट तो आया होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या कि भाई ये सारे, जैसे ये वाला आउटपुट है, तो ये इस ग्राफ के लिए यहाँ पे आउटपुट आ गया भाई, ये वाला अगर मैं आउटपुट है तो ये वाले ग्राफ के लिए 3 बार आउटपुट आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो आउटपुट्स हैं 1 से लेके बहुत बड़े नंबर तक हो, बहुत बड़ा नंबर ये है, ठीक है, 1 से लेके यहां तक के आउटपुट सबके सब 0 से लेके 2 के बीच में कम से कम एक बार तो आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। क्लियर? तो जब आना है तो ये 2005 भी तो यहीं पे कहीं पे बैठा हुआ है ना? इससे तो बड़ा है और इससे तो छोटा है, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में इतनी बड़ी, और ये तो बेचारी क्या है, ये साइन स्क्वायर 2 रेडियन तो कुछ 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये 1 अपॉन में समथिंग आएगा, वो समथिंग तो मैटर ही नहीं करेगा इसके सामने। ये इतना भारी पड़ जाएगा कि वैल्यू बहुत बड़ी बना देगा ये यहाँ पे। तो 2005 की जगह अगर मैं 2006 लिखता, 2007 लिखता, 2021 लिखता, कुछ भी लिखता, आपको कम से कम एक सॉल्यूशन तो आना ही है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इस इक्वेशन का एक ना एक सॉल्यूशन तो हर आना ही आना है। क्लियर? अब जो भी ऑप्शन रहेगा, कंटिन्यूटी के बारे में भी पूछ सकते हैं ऑप्शन में, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो तो एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम टाइप की थ्योरम हम 2-3 और पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बट ये तो बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कोई थ्योरम बहुत बड़ी भारी हो गई। ये बस एक वैल्यू है कि ग्राफ में अगर आपको पेन उठाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है और आप यहां से आउटपुट लेके यहां तक चले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप एक बार हमेशा सारी वैल्यू पे क्रॉस करना ही है आपको, तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो आने वाला है ना? ये बस उसी का एक पार्ट है जो आपने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी उसकी।
नेक्स्ट क्लास में बेटा डिफरेंशिएशन का ना फॉर्मूले याद करके आना आप, मतलब याद कर लेना, जरूरत पड़ेगी अब अपन को आगे, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं मेनली क्वेश्चंस में, तो उनमें एक तरीके में डिफरेंशिएशन का यूज आता है अपन को। हाँ, फ्रॉम माय साइड क्लासेस एंड दैट्स ऑल। आई थिंक जितने क्वेश्चन मुझे कराने थे मैंने करा दिए। अब इतना भी टाइम नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन पिक कर लूं, बट आई विल पुट डाउट सेशंस बेटा, जिसमें हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे, शीट डिस्कशन करेंगे, उसका तो मैं पुटअप करूंगा ही करूंगा पहले। हाँ, वो मैं भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा बेटा ग्रुप पे।